So hi everyone, this is Muskan, your mentor of Physical Science. So I welcome to you all in the PWIT JAM and CSINet YouTube channel. So I welcome to you all again in the IIT JAM Target 2025 सीरीज. ठीक है, इसमें बेसिकली हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ऑसिलेशन यूनिट के बारे में. सो बिल्कुल बेसिक से हम सभी चीज को पढ़ेंगे. तो आज की क्लास में हमारा जो टारगेट रहेगा, जो हम टॉपिक कवर करेंगे, दैट विल बी रिलेटेड विद योर बेसिक्स ऑफ ऑसिलेशंस. बेसिक्स ऑफ ऑसिलेशन मीन्स जिसमें आप डिफरेंट टाइप के मोशंस, जो आपकी बेसिक टर्म्स आती है, जैसे कि पीरियोडिक मोशन, ऑसिलेटरी मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन, इन बेसिक टर्म्स के बारे में बात करेंगे. एज वेल एज इक्वेशन ऑफ एसएचएम क्या है, उसके अंदर इनिशियल फेज क्या होता है या फिर फेज क्या होता है ना. इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि हम डायरेक्ट सुपरपोजिशन पढ़ते हैं और हमारे बेसिक्स ही क्लियर नहीं होते हैं. तो आज की क्लास बिल्कुल बेसिक ओरिएंटेड होगी, जिसमें ऑसिलेशन के हम बेसिक टर्म्स के बारे में समझेंगे कि इनका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है. क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम बेसिक्स पढ़ते नहीं और वहीं से डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं. तो उन सभी क्वेश्चंस को भी हम लोग देखेंगे और इन सभी टर्म्स को भी डिटेल में समझते हैं. सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को, जिसमें सबसे पहले मैं बात करूंगी पीरियोडिक मोशन, जिसमें नाम से ही पता चल रहा है कि कुछ तो रिलेटेड है विद सम पीरियड, है ना. मतलब कोई ऐसी चीज जो एक एक्चुअल एक फिक्स पीरियड के बाद रिपीट हो रही होगी. तो पीरियोडिक मोशन क्या होता है? एक ऐसा मोशन जो एक फिक्स इंटरवल के बाद रिपीट होगा. जो एक फिक्स इंटरवल के बाद रिपीट होता है, उस मोशन को हम क्या बोलते हैं? पीरियोडिक मोशन बोलते हैं. जैसे कि सिंपल सा एग्जांपल हम अपना ले सकते हैं, अर्थ का रोटेशन अबाउट द सन. अब जो सन के अबाउट अर्थ रोटेट कर रही है, उसका हमें पता है कि भाई कि एक फिक्स ड्यूरेशन है ना, कि 365 डेज में उसका कंप्लीट रोटेशन और कंप्लीट हो जाता है. सो इसी तरीके से और बहुत सारे मोशंस और बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जहां पे आप देख सकते हो कि जो रिपीट होते हैं आफ्टर अ फिक्स इंटरवल. अब वो फिक्स टाइम हर सिस्टम के लिए अलग हो सकता है ना. सो पीरियोडिक मोशन क्या होता है? बेसिकली पीरियोडिक मोशन ऐसा मोशन है, सच मोशन which repeat itself after a fixed interval. After a fixed interval is called periodic motion. ठीक है, is called periodic motion. फॉर एग्जाम्पल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसा कि सबसे पहला तो हम अब मोशन ऑफ अर्थ ही लिख लेते हैं. मोशन ऑफ अर्थ अराउंड सन. ठीक है, मोशन ऑफ अर्थ अराउंड सन. दूसरा बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, एंड दैट इज बेसिकली योर सर्कुलर मोशन. सर्कुलर में भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो होता है उसका एक फिक्स टाइम पीरियड होता है और उसके बाद वो रिपीट होता है. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. इसके अलावा अगर आप एग्जांपल लेना चाहते हो, तो जैसे कि अगर मैं बात करूं स्प्रिंग मास सिस्टम की, अगर मैं बात करूं स्प्रिंग मास सिस्टम. स्प्रिंग मास सिस्टम मतलब एक स्प्रिंग जिसके साथ कोई ऑब्जेक्ट कनेक्टेड हो, जिसका कुछ मास m हो, और ये स्प्रिंग कांस्टेंट जिसका k हो. ठीक है, अब यहाँ पे अगर इस मास को हल्का सा भी आप डिस्टर्ब करते हो, तो यहाँ पे क्या होगा? एक ऑसिलेशन स्टार्ट होगा. ऑसिलेशन में क्या होगा कि एक ऑब्जेक्ट इधर जाएगा, फिर वापस इधर जाएगा और फिर वापस अपनी पोजीशन पे आएगा. फिर अगेन सेम एक्टिविटी रिपीट होगी, बट यहाँ कंडीशन क्या होनी चाहिए कि यहाँ कोई भी फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए. अगर कोई भी फ्रिक्शन नहीं होगा तो ये मोशन कैसा होगा? पीरियोडिक होगा, क्योंकि इस सिस्टम का अपना एक टाइम पीरियड होगा, एंड दैट विल बी रूट m by
के। तो ये केवल तब तक ट्रू है जब तक इसके अंदर कोई भी फ्रिक्शन नहीं है, कोई भी डैम्पिंग नहीं है, तब तक ये चीज सही है। तो आप जो स्प्रिंग मास सिस्टम का एग्जांपल पीरियोडिक मोशन में केवल तब तक कंसिडर कर सकते हो जब तक उसके अंदर कोई भी फ्रिक्शन नहीं है। सो हम एक एग्जांपल किसका ले सकते हैं? स्प्रिंग मास सिस्टम, ठीक है, स्प्रिंग मास सिस्टम। बट कंडीशन क्या रहेगी इसमें? until there is no friction, क्योंकि डैम्पिंग होगी तो फिर आपका टाइम पीरियड बदल जाएगा, या फिर फ्रिक्शन होगा तो आपका टाइम पीरियड बदल जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट पीरियोडिक मोशन। नेक्स्ट अब बात करते हैं जिसके ऊपर आपकी पूरा ये यूनिट टिकी हुई है, एंड दैट इज योर ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन का मतलब क्या होता है? बेसिकली जैसे एक स्प्रिंग मास सिस्टम से ही हम समझते हैं ऑसिलेटरी मोशन का क्या मतलब होता है। जैसे कि ये एक आपका स्प्रिंग मास सिस्टम है, अब हवा में तो होगा नहीं, कोई मास अगर है तो मान लिया आपने किसी सरफेस पे स्प्रिंग मास सिस्टम रखा हुआ है। अब यहाँ पे जैसे ही इस ऑब्जेक्ट को आप हल्का सा डिस्प्लेस करोगे तो स्प्रिंग क्या होगी? स्ट्रेच हो जाएगी। स्प्रिंग स्ट्रेच होगी, जैसे आपने इस बॉडी को हल्का सा डिस्प्लेस किया और फिर वहां से जैसे ही रिलीज करोगे तो यहाँ पे क्या होगा? स्प्रिंग के अबाउट ऑसिलेशन स्टार्ट हो जाएगा। ऑसिलेशन का मतलब क्या होता है? टू एंड फ्रो मोशन। टू एंड फ्रो मोशन मतलब एक बार इधर जाएगी ऑब्जेक्ट, एक बार इधर जाएगा, एक बार इधर जाएगा, एक पर्टिकुलर पोजीशन के अबाउट ये टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है। तो इस टू एंड फ्रो मोशन को ही हम क्या बोलते हैं? ऑसिलेटरी मोशन। इस टू एंड फ्रो मोशन को ही हम क्या बोलते हैं? ऑसिलेटरी मोशन। सो ऑसिलेटरी मोशन में क्या होता है? बेसिकली टू एंड फ्रो मोशन about its mean position is called oscillatory motion. ठीक है, ओके। इसमें क्या क्या एग्जाम्पल हो सकता है? अगेन इसमें एक आपका एग्जाम्पल बहुत प्यारा, दैट इज योर स्प्रिंग मास सिस्टम, जिसमें आपका एग्जाम्पल एक बहुत ही प्यारा एग्जाम्पल, दैट इज स्प्रिंग मास सिस्टम। स्प्रिंग मास सिस्टम। इसके अलावा कोई एग्जाम्पल है क्या? बिल्कुल है, बहुत ही वेल नोन एग्जाम्पल, एंड दैट इज सिंपल पेंडुलम, है ना। सिंपल पेंडुलम में भी तो यही होता है कि यहाँ पे आपका ये एक छोटा सा मास होता है जो स्ट्रिंग की हेल्प से हम हैंग करते हैं। इसको अगर आप हल्का सा थीटा एंगल पे डिस्प्लेस करते हो तो ये अपनी इस पोजीशन के अबाउट ऑसिलेट करता है ना। तो यहाँ पे आप दूसरा एग्जाम्पल जो ले सकते हैं, दैट इज अबाउट सिंपल पेंडुलम। दैट इज अबाउट सिंपल पेंडुलम। इसके अलावा कोई ऑप्शन हो सकता है क्या? कोई और एग्जाम्पल? देखिए, अगर मैं एक ऐसी कंडीशन कुछ बना दूं कि जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका एक सिस्टम है, या ये मैं बोलूं ये आपके रिजिड वॉल्स हैं, करेक्ट, और ये जो आपका सरफेस है दैट इज बेसिकली स्मूथ सरफेस, और यहाँ पे एक बॉल है वो अपना मोशन कर रही है। मोशन करेगी तो वो जाके इससे कोलाइड करेगी। अगर उस बॉल का इसके साथ इलास्टिक कोलिजन होगा, अगर उस बॉल का इलास्टिक कोलिजन होगा तो इस बॉल का जो मोशन है दैट इज ऑल्सो ऑसिलेटरी मोशन। कैसा मोशन होगा? टू एंड फ्रो ऑसिलेटरी मोशन होगा। सो द मोशन ऑफ अ बॉल अंडर स्मूथ सरफेस, क्या हुआ? मोशन ऑफ अ बॉल अंडर स्मूथ सरफेस। ठीक है, इसके अलावा जैसे फॉर एग्जांपल अब आपकी एक पानी की बकेट है, कंप्लीट पानी की बकेट फिल है, उसके अंदर आप अगर अपना मग डालते हो, हल्का सा उसको प्रेस करो नीचे की तरफ, फिर वो ऊपर नीचे ऑसिलेट करता है। सो दैट इज अगेन ऑल्सो अ टू एंड फ्रो मोशन ऑफ दैट मग,
है ना। सो इस तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल्स पॉसिबल हैं जहाँ पे आप लोग ऑसिलेटरी मोशन या मैं ये बोलूँ टू एंड फ्रो मोशन देखते हो। तो अब जो ये टू एंड फ्रो मोशन होता है, यहाँ पे एक्चुअल में क्या हो रहा है, किस वजह से आपका टू एंड फ्रो मोशन होता है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है, या फिर जैसे हमने देखा स्प्रिंग मास सिस्टम में कि आप एक ऑब्जेक्ट को कितने मैक्सिमम पोजीशन तक उसको स्ट्रेच कर सकते हो या कितना मैक्सिमम पोजीशन तक उसको कंप्रेस कर सकते हो, तो वहाँ पे क्या उसकी वेलोसिटी होगी, क्या उसका एक्सेलरेशन होगा, इन सब चीज़ों के बारे में एक बार हम समझते हैं ताकि हमें और अच्छे से क्लियर हो अबाउट द ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है, सो एक बार हम बेसिक्स इसका एजेंडा समझते हैं क्या होता है ऑसिलेटरी मोशन का। तो ये आपका स्प्रिंग मास सिस्टम है जिसमें ये आपका ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है और ये इसकी स्प्रिंग लगी हुई है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट कुछ k है। ओके, सो अब अगर मैं बात करूं इस ऑब्जेक्ट के बारे में, मैंने क्या किया, हल्का सा इसके ऊपर फोर्स लगाया और इसको स्ट्रेच किया। ठीक है, हल्का सा फोर्स लगाया और इसको स्ट्रेच किया। अब मैं इसके ऊपर स्ट्रेच करूंगी, इसको स्ट्रेच करूंगी, तो स्प्रिंग के अंदर क्या होता है, इसका नेचर है, अब वो स्ट्रेच होती जाएगी तो इसके बैक साइड में जैसे आपने इस तरफ फोर्स लगाया है, इसके अपोजिट साइड में इसके ऊपर एक फोर्स लगता है एंड दैट इज कॉल्ड रीस्टोरिंग फोर्स। इस स्प्रिंग की वजह से इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा होगा एंड दैट इज कॉल्ड रीस्टोरिंग फोर्स। ये वो फोर्स है जो आपने अप्लाई किया जिसकी वजह से आप इस ऑब्जेक्ट को उठा के यहाँ तक ले जा पाए। इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में इसके ऊपर एक रीस्टोरिंग फोर्स लग रहा होगा। तो जब आप जैसे जैसे इसको खींचते जा रहे हो तो रीस्टोरिंग फोर्स क्या है, बढ़ता जा रहा है इस डायरेक्शन में, क्योंकि इसमें ज्यादा स्ट्रेच आ रहा है तो रीस्टोरिंग फोर्स इस डायरेक्शन में बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे आप इसको इस तरफ लेके जाते जा रहे हो रीस्टोरिंग फोर्स इस डायरेक्शन में बढ़ता जा रहा है। तो एक ऐसी पोजीशन जहां पे रीस्टोरिंग फोर्स ऑब्जेक्ट के ऊपर मैक्सिमम होगा, दैट पोजीशन इज कॉल्ड एक्सट्रीम पोजीशन। जहां पे रीस्टोरिंग फोर्स मींस इस डायरेक्शन में जो फोर्स है वो मैक्सिमम होगा, उस पोजीशन को आप क्या बोलते हो, एक्सट्रीम पोजीशन। अब एक बात बताओ, अगर एक अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स मैक्सिमम है तो एक्सेलरेशन भी मैक्सिमम होगा। अब एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में, आपका मोशन इस तरफ है, एक्सेलरेशन इस तरफ है, तो जब मैक्सिमम एक्सेलरेशन होगा अपोजिट डायरेक्शन में तो उस पर्टिकुलर पोजीशन पे आपकी वेलोसिटी क्या होगी, जीरो। उस पर्टिकुलर पोजीशन पे वेलोसिटी क्या होगी, जीरो। और यहाँ पे आपका फोर्स क्या है, मैक्सिमम। और अगर फोर्स मैक्सिमम है तो यहाँ एक्सेलरेशन भी क्या होगा, मैक्सिमम। अब इस रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से ही ये जो ऑब्जेक्ट है वो अपनी इस पोजीशन पे भागने की कोशिश करेगा, जो उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन थी उसके ऊपर भागने की कोशिश करेगा। तो अब आपका रीस्टोरिंग फोर्स भी इस डायरेक्शन में है और आई कैन से कि आपका एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में है और आपका मोशन भी इसी डायरेक्शन में है। तो इसका मतलब एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी दोनों ही अगर सेम डायरेक्शन में होते हैं तो वेलोसिटी इंक्रीज करती है। तो यहाँ पे जैसे जैसे आप मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ जाओगे तो आपकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, और वेलोसिटी बढ़ती जाएगी तो एट मीन पोजीशन या इसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन, यहाँ पे आते आते क्या होगा कि आपकी जो वेलोसिटी होगी वो मैक्सिमम होगी। अब जब आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ जाएगा तो ये कंप्लीटली स्प्रिंग क्या हो जाएगी, रिलैक्स, कोई रीस्टोरिंग फोर्स नहीं होगा, तो यहाँ पे फोर्स क्या होगा, जीरो। या मैं ये बोलूं यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो, और वेलोसिटी मैक्सिमम। उस मैक्सिमम वेलोसिटी की वजह से अब ऑब्जेक्ट के पास कुछ वेलोसिटी आ गई है तो उस वेलोसिटी की वजह से अब क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट थोड़ा सा इस तरफ मूव कर जाएगा, और इस तरफ मूव करने की वजह से अगेन क्या होगा, अब स्प्रिंग कंप्रेस हो गई, तो अब स्प्रिंग फिर से उस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाएगी। तो अब आपका ऑब्जेक्ट इस तरफ मूव कर रहा है, स्प्रिंग का फोर्स इस तरफ है, तो अगेन आपकी एक्सेलरेशन और मोशन एक दूसरे के अपोजिट हो गए, तो धीरे धीरे फिर से वेलोसिटी कम होती जाएगी, धीरे धीरे फिर से वेलोसिटी कम होती जाएगी। तो यहाँ पे अब आपको क्या मिलेगी, एक और एक्सट्रीम पोजीशन मिलेगी जहां पे आपका फोर्स जो होगा वो मैक्सिमम होगा और जो वेलोसिटी होगी फिर से जीरो होगी। अब अगेन अब फोर्स मैक्सिमम है किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, तो इस मैक्सिमम फोर्स की वजह से फिर से ऑब्जेक्ट अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ भागेगा, फिर से अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ भागेगा। तो इस
तरीके से जब आप एक ऑब्जेक्ट को स्ट्रेच कर रहे हो, स्प्रिंग मास सिस्टम में जब आप एक ऑब्जेक्ट को स्ट्रेच कर रहे हो तो उसके ऊपर रीस्टोरिंग फोर्स लगता है और उस रीस्टोरिंग की फोर्स की वजह से बार बार टू एंड फ्रो मोशन होता है। तो दिस इज कंप्लीटली ऑल अबाउट द ऑसिलेटरी मोशन। तो ऑसिलेटरी मोशन हो किसकी वजह से रहा है? अल्टीमेटली एक रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से हो रहा है। किसकी वजह से हो रहा है? सारा गेम इस रीस्टोरिंग फोर्स का है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं इसको कंसाइज फॉर्म में लिखना चाहूँ तो क्या मिला हमें कि ये आपका एक स्प्रिंग मास सिस्टम है जिसका मास m है। यहाँ पे बेसिकली हमने दो पोजीशंस फाइंड की। वन इज द एक्सट्रीम पोजीशन जहाँ पे क्या होगा, वेलोसिटी 0 होगी और फोर्स जहाँ पे मैक्सिमम होगा। ठीक है, फोर्स अगर मैक्सिमम है तो एक्सेलरेशन भी मैक्सिमम। ये फोर्स रीस्टोरिंग फोर्स है, ये ध्यान रखना। और ये आपकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है, इसका दूसरा नाम मीन पोजीशन भी, क्योंकि इसी के अबाउट द टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है। इक्विलिब्रियम पोजीशन है या आई कैन से दिस इज योर मीन पोजीशन, जिसके अबाउट क्या हो रहा है आपका टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है। यहाँ पे हमने क्या देखा, वेलोसिटी मैक्सिमम है और यहाँ पे रीस्टोरिंग फोर्स 0 है, या फिर मैं ये बोलूँ एक्सेलरेशन यहाँ पे 0 है। इसके बाद जब ऑब्जेक्ट यहाँ पे आता है तो इसके पास एक एक्सट्रीम पोजीशन इस डायरेक्शन में भी, तो दिस इज ऑल्सो योर एक्सट्रीम पोजीशन। तो ये है आपका कंप्लीट टू एंड फ्रो मोशन। ठीक है, ये है आपका कंप्लीट टू एंड फ्रो मोशन। आई होप अब आपको सभी को ये चीज क्लियर होगी कि इसके अंदर कब वेलोसिटी मैक्सिमम हो रही है, कब इसमें फोर्स मैक्सिमम होगा और कब इसमें वेलोसिटी 0 होगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं, हमने ये तो बहुत अच्छे से समझ लिया कि टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है, एक हमने देखा पीरियोडिक मोशन। अब यहाँ पे हमसे डायरेक्ट स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस भी बहुत बार पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि पेपर में एमएसक्यू टाइप क्वेश्चंस भी आते हैं। इवन इस क्वेश्चन को एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है, चाहे फिर वो आपका एग्जाम आईआईटी जैम का हो या सीयूईटी पीजी का हो। सो यहाँ पे एक बहुत ही बेसिक चीज जो आप सभी को क्लियर होनी चाहिए कि क्या सभी पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी मोशन होंगे या सभी ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक मोशन होंगे या नहीं। क्या बोला मैंने कि क्या ऑल पीरियोडिक मोशन आर ऑसिलेटरी मोशन और नॉट। ठीक है, और दूसरी चीज रिवर्स है बेसिकली इसका कि क्या सभी ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक मोशन होंगे या नहीं। ठीक है, तो अब बात करते हैं इसके बारे में कि क्या होगा। देखिए, पीरियोडिक मोशन क्या था, जो एक फिक्स इंटरवल के बाद रिपीट होता है। ऑसिलेटरी मोशन टू एंड फ्रो मोशन होता है, बट इस हर ऑसिलेटरी मोशन का एक अपना टाइम पीरियड होता है, लेकिन वो टाइम पीरियड तब तक ही फिक्स है जब तक उसके अंदर कोई फ्रिक्शन नहीं है। सो यहीं से आपको क्लियर हो गया है कि ऑसिलेटरी मोशन कैन बी पीरियोडिक मोशन बट देयर इज नो फ्रिक्शन। अगर ये कंडीशन है तो आपके ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक मोशन हो सकते हैं, बट सभी पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी मोशन नहीं होते, जिसमें बेस्ट एग्जांपल आप यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का देख सकते हैं। वो सर्कुलर मोशन है, दैट इज नॉट योर ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है, सो इसका आंसर आप सबको पता होना चाहिए कि all periodic motion are not oscillatory motion, but all oscillatory motion are periodic motion until there is no
damping, या you can say there is no friction. ठीक है, ये है कुछ कंडीशंस। चलिए अब हम आगे बात कर लेते हैं आपके ऑसिलेटरी मोशन के बारे में ही थोड़ी सी और। तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि जब भी आपने किसी ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस किया है ना, तो उसके ऊपर क्या हो रहा था, एक रीस्टोरिंग फोर्स लग रहा था। किस डायरेक्शन में आपने ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस किया, इस डायरेक्शन में रीस्टोरिंग फोर्स लग रहा था, इस डायरेक्शन में, है ना। तो रीस्टोरिंग फोर्स हमेशा डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। तो यहाँ से आपको एक चीज समझ में आती है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट is displaced from its mean position, तो हमने क्या देखा, ऑब्जेक्ट क्या चाह रहा है भाई, वो अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे भागे। वो किस वजह से भाग रहा है, उसके ऊपर रीस्टोरिंग फोर्स लग रहा है, क्योंकि वहां पे वो स्टेबल नहीं है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, देन object tend towards mean position because of restoring force। और ये जो restoring force है आपका, ये क्या है बेसिकली, that restoring force is proportional to x की पावर। एक चीज जरूर ध्यान रखना, यहाँ पे ये जो रीस्टोरिंग फोर्स है ये हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है डिस्प्लेसमेंट के। ये जो रीस्टोरिंग फोर्स है ये हमेशा डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, आप ऑब्जेक्ट को इधर लेके जा रहे हो तो रीस्टोरिंग फोर्स इधर लग रहा है। ओके, सो रीस्टोरिंग, अब ऑब्जेक्ट अपनी मेन पोजीशन पे किसकी वजह से आ रहा है, रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से आ रहा है, और वो रीस्टोरिंग फोर्स डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, सो यहाँ पे x क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। ठीक है, यहाँ पे जो आपका n है, n की जो वैल्यू है वो 1, 3, 5 एंड सो ऑन, कुछ भी वैल्यू हो सकती है। दिस इज द इक्वेशन ऑफ ऑसिलेटरी मोशन। अब जो हम पढ़ते हैं ना सिंपल हार्मोनिक मोशन, वो इसी का ही एक स्पेशल केस होता है। सो वेयर n equals to 1, sorry, if n equals to 1 then f equals to minus kx। ये एक बहुत ही वेल नोन इक्वेशन है एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। दिस इज द इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन है सिंपल हार्मोनिक मोशन की, जहां पे हमें क्या पता चला, जो ऑसिलेटरी मोशन का ये एक स्पेशल केस है। इसको अब थोड़ा सा समझते हैं, व्हाट अबाउट द सिंपल हार्मोनिक मोशन, कि ऑसिलेटरी मोशन और सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या डिफरेंस है। देखिए, ऑसिलेटरी मोशन एंड सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक चीज जो कॉमन है, दैट इज अबाउट टू एंड फ्रो मोशन। बट ये क्या है, इसका सिंपलेस्ट केस है। तो इसका कहने का मतलब क्या है सिंपलेस्ट केस का, जैसे कि देखिए ये आपका एक पेंडुलम है, सिंपल पेंडुलम, ये उसमें हमने हल्का सा छोटा सा मास हैंग किया है स्ट्रिंग की हेल्प से। इसको जब आप स्मॉल एंगल पे डिस्प्लेस कर रहे हो एट एंगल थीटा। अब दूसरा है जिसमें आपने सेम सिस्टम को बट लार्ज एंगल पे आपने उसको अब डिस्प्लेस किया है। दिस इज योर थीटा 1 एंड दिस इज योर थीटा 2। अगर आप स्मॉल एंगल पे डिस्प्लेस कर रहे हो तो जो टू एंड फ्रो मोशन है वो कुछ बहुत ही इस टाइप का होगा, स्मॉल होगा, मतलब कहने का मतलब एम्पलीट्यूड बहुत कम होगा। यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो दैट विल बी वेरी मच लार्ज। तो बेसिकली सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन वो होता है जिसमें आपका जो डिस्प्लेसमेंट हो वो बहुत ही स्मॉल हो, या मैं ये बोलूँ जिसमें आपका जो एम्पलीट्यूड है वो बहुत ही स्मॉल हो। लार्ज एम्पलीट्यूड का मोशन जो होता है दैट कैन बी ऑसिलेटरी मोशन बट नॉट अ सिंपल हार्मोनिक मोशन।
अब जैसे सिंपल हार्मोनिक मोशन में यूजुअली हम क्या देखते हैं, टू एंड फ्रो मोशन देखते हैं। तो टू एंड फ्रो मोशन अगर हम जैसे सिंपल पेंडुलम का एक केस लें तो यहाँ पे पॉसिबल है टू एंड फ्रो मोशन स्मॉल स्केल पे भी, यहाँ पे पॉसिबल है लार्ज स्केल पे भी, इससे लार्ज स्केल पे भी। तो दैट दिस केस इज योर सिंपल हार्मोनिक मोशन, बाकी के दोनों ऑसिलेटरी मोशन में आएंगे। ओके, दिस इज योर सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो इट्स जस्ट लाइक, जैसे अब आप एक बात देखिए, जब सर्कुलर मोशन होता है तो इसका स्मॉलेस्ट अप्रोक्सीमेशन क्या होता है, एक इसकी स्मॉलेस्ट पार्ट अगर देखो तो इट्स विल बिहेव लाइक अ स्ट्रेट लाइन। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन इज ऑल्सो अ स्ट्रेट लाइन मोशन ऑफ ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है, समझे मैंने क्या कहा कि सिंपल हार्मोनिक मोशन इज जस्ट लाइक स्ट्रेट लाइन मोशन इन ऑसिलेटरी मोशन, मतलब उसका एक स्मॉलेस्ट अप्रोक्सीमेशन है। जब भी आप बात कर रहे हो सिंपल हार्मोनिक मोशन की तो आपको जो डिस्प्लेसमेंट लेना है वो स्मॉल लेना है। ओके, सो दिस इज द अप्रोक्सीमेशन ऑफ ऑसिलेटरी मोशन। चलिए भाई, ये छोटी छोटी बातें क्लियर हो गई होंगी। अब बढ़ते हैं हम आगे। यहां से हमें एक और चीज क्लियर हुई कि जितने भी एसएचएम है वो सभी के सभी ऑसिलेटरी मोशन होंगे, बट ऑल ऑसिलेटरी मोशंस आर नॉट एसएचएम। जितने भी एसएचएम है वो सभी के सभी क्या होंगे, ऑसिलेटरी मोशंस होंगे। बट ऑल ऑसिलेटरी मोशंस आर नॉट सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, चलिए, ओके फाइन। अब हम बात करते हैं आगे हम बात करते हैं अब बेसिकली इक्वेशन ऑफ एसएचएम जो हमने देखा, इससे हम निकालेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। सो अगर हम बात करें सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में, तो यहां पे आपको क्या चीज समझ में आई है कि फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, बट ये फोर्स हमेशा डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो F इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स। ठीक है, F इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स। ओके, अब आप F को क्या लिख सकते हो, एम ए, एंड दैट इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स। और ए को हम क्या लिख सकते हैं, ए को हम लिख सकते हैं माइनस के बाई एम एक्स, और यहाँ पे इसको लिखा जाता है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अब ए की जगह हमने क्या लिखा, माइनस के बाई एम एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। यहाँ ओमेगा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ओमेगा रिप्रेजेंट कर रहा है एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ एसएचएम, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ एसएचएम। ठीक है, तो एक इक्वेशन ऑफ एसएचएम ये भी है। कभी आपको किसी भी मोशन को अगर एसएचएम प्रूफ करना है तो या तो आप इस इक्वेशन को प्रूफ कर दो कि फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू एक्स की पावर 1, या फिर आप ये वाली इक्वेशन प्रूफ कर दो एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू एक्स की पावर 1। बोथ आर ट्रू। ठीक है, अब एक्सेलरेशन को आप क्या लिख सकते हो, एक्सेलरेशन को हम लिख सकते हैं डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर, एंड दैट इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो डी स्क्वायर एक्स अपॉन में डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 0. So this is basically your differential equation of SHM. ये क्या है, आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम है। ठीक है, ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन भी आ गई है एसएचएम की। अब हम कैलकुलेट करेंगे कि जो आपकी वेलोसिटी होती है और जो आपका एक्सेलरेशन है, या जो वेलोसिटी है और डिस्प्लेसमेंट है, इन सब के बीच में क्या रिलेशन है। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में रिलेशन।
इन सबको कैलकुलेट करने से पहले एक बार हम समझ लेते हैं कि आपकी मीन पोजीशन क्या है, एक्सट्रीम पोजीशन क्या है, टाइम पीरियड क्या होता है। ये दोनों तीनों टर्म्स हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं मीन पोजीशन। मीन पोजीशन का दूसरा नाम इक्विलिब्रियम पोजीशन भी है। मीन पोजीशन का दूसरा नाम इक्विलिब्रियम पोजीशन भी है। ठीक है, इक्विलिब्रियम पोजीशन भी है, जिसमें यहाँ पे आपने क्या देखा, पहली चीज तो यहाँ पे फोर्स जीरो होगा। फोर्स अगर जीरो है तो यहाँ एक्सेलरेशन भी जीरो होगा, लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। फिर हमने देखा भाई एक्सट्रीम पोजीशन। तो एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या होता है, एक्सट्रीम पोजीशन पे बेसिकली आपका फोर्स मैक्सिमम होता है। फोर्स अगर मैक्सिमम है तो एक्सेलरेशन भी आपका मैक्सिमम होगा, और एक्सेलरेशन अगर मैक्सिमम है तो ये वेलोसिटी यहाँ पे जीरो होगी, क्योंकि ये अपोजिट होता है ना। आपने डिस्प्लेस ऑब्जेक्ट को किया है इस तरफ, एक्सेलरेशन इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, इस वजह से आपकी वेलोसिटी जीरो हो रही है, क्योंकि जहां पे नेगेटिव एक्सेलरेशन मैक्सिमम है तो वहां पे वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी, है ना। सो नेक्स्ट इसमें एक टर्म आती है, दैट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। ठीक है, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है, बेसिकली एम्पलीट्यूड होता है जो आपका ऑब्जेक्ट अपनी मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक जो डिस्प्लेस कर रहा है, ये जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है ऑब्जेक्ट का, दैट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या है सीधी भाषा में, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट से मतलब यही है कि मीन पोजीशन से वो मैक्सिमम कितना आप उसको स्ट्रेच कर सकते हो, कितना उसको डिस्प्लेस कर सकते हो, तो दैट मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। ओके, लास्ट इसमें आता है आपका टाइम पीरियड। लास्ट इसमें आता है आपका टाइम पीरियड ऑफ एसएचएफ। जो अभी तक हम बात कर रहे थे ना कि ऑसिलेटरी मोशन हमारा पीरियोडिक मोशन हो सकता है, तो उसका टाइम पीरियड क्या होता है वो हमें समझना होगा। तो बेसिकली टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। वन ऑसिलेशन मतलब क्या होता है, इज कॉल्ड टाइम पीरियड। अब बात करते हैं हम वन ऑसिलेशन क्या होता है, तो इसको एक वही अगेन एग्जांपल से समझ लेते हैं तो ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। ये आपका x इक्वल्स टू 0 है, ये आपका x इक्वल्स टू ए है। देखिए ये जरूरी नहीं होता कि मीन पोजीशन हमेशा x इक्वल्स टू 0 हो, कभी x इक्वल्स टू सम x नॉट भी हो सकता है। सिंपल सी बात, मीन पोजीशन मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन, जहां पे वो स्टेबल होना चाहिए। ठीक है, जो मैंने बोला ना कि सम जीरो के अलावा भी अदर पोजीशन हो सकती है, वो जब आप डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम्स पढ़ोगे तो वहां पे आप खुद भी देखोगे कि आपकी इक्विलिब्रियम पोजीशन हमेशा x इक्वल्स टू 0 नहीं मिलेगी। ठीक है, आपको हमेशा x इक्वल्स टू 0 नहीं मिलेगी, और दैट इज x इक्वल्स टू माइनस। अब आपने यहाँ पे क्या किया, ऑब्जेक्ट को मीन पोजीशन से उसको उसकी एक्सट्रीम पोजीशन तक लेके गए, फिर एक्सट्रीम से वापस मीन पे आए, फिर मीन से दूसरे एक्सट्रीम पे गए, एंड देन उस एक्सट्रीम से वापस से मीन पे आए। तो दिस मोशन इज कॉल्ड वन ऑसिलेशन, और यही आपका टू एंड फ्रो होता है। तो अल्टीमेटली एक पोजीशन से आप लगभग 2 बार क्रॉस हो रहे हैं। अगर आप इससे देखो तो पहले यहाँ से गए और फिर वापस यहाँ पे आए, तो 2 बार यहाँ से क्रॉस हुए। ठीक है, और अगर इसका भी देखो तो लगभग आपने इसको भी 2 बार ही क्रॉस किया और इसको भी। ठीक है, एक बार यहाँ पे आए फिर यहाँ से गए, तो ये वाली चीजें। अब ये जो मोशन होता है दैट इज कॉल्ड
वन ऑसिलेशन, और इसमें जो टाइम लगता है इसे हम बोलते हैं टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। अब यहाँ पे एक बात हमेशा ध्यान रखना, जो मीन पोजीशन से आप एक्सट्रीम पोजीशन तक जा रहे हो, वो एक्सट्रीम पोजीशन चाहे आपकी राइट में हो और वो एक्सट्रीम पोजीशन चाहे आपकी लेफ्ट में हो, दोनों में टाइम सेम होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि राइट वाले में टाइम ज़्यादा लग रहा है, लेफ्ट वाले में कम लग रहा है, दिस इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, अगर कोई कंडीशन ही स्पेसिफिकली लगा दी गई है तो बहुत ही रेयर चांस है, अदरवाइज वो फिर वन ऑसिलेशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, जो टाइम होगा वो दोनों एक्सट्रीम पोजीशन पे जाने का सेम होगा। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे ये समझ में आता है, अगर आपको यहाँ से ये पूरा मोशन कंप्लीट करने में टी टाइम लग रहा है तो वन मीन से एक एक्सट्रीम तक जाने में आपको कितना टाइम लगेगा, t/4, फिर वापस आने में अगेन t/4, फिर दूसरे एक्सट्रीम पे जाने में t/4, फिर वापस आने में t/4। तो इस तरीके से आपको टोटल टाइम कितना लगता है, t। तो मीन टू एक्सट्रीम पे जाने का कितना टाइम है आपका, t/4। ठीक है, t/4। कभी कभी डायरेक्ट चीजें पूछी जाती है डिफरेंट सिस्टम्स में। सिमिलरली वन एक्सट्रीम टू अदर एक्सट्रीम का, वन एक्सट्रीम टू other extreme, so that is basically t/, और यहाँ पे दूसरा आप टाइम पीरियड को डिफाइन करने का तरीका आपका ये भी हो सकता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है हमेशा मोशन आपका मीन पोजीशन से ही स्टार्ट हो, कभी आपका किसी एक्सट्रीम पोजीशन से भी स्टार्ट हो सकता है। तो जिस एक्सट्रीम पोजीशन से गए हो उसी पे ही अगर वापस आते हो, दैट ऑल्सो रिप्रेजेंट योर वन टाइम पीरियड। अल्टीमेटली जहाँ गए वहीं पे वापस आ जाओ, पूरा उसको क्रॉस करके, ऐसा नहीं कि यहाँ पे गए और यहीं आ गए, तो दिस इज नॉट द वन टाइम पीरियड। ठीक है, आपको दूसरी एक्सट्रीम पे भी जाना है और उसको क्रॉस करके वापस आना। ओके, सो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। चलिए, तो ये बातें हुई अबाउट द टाइम पीरियड। अब हम चलते हैं अपनी एक रिलेशन बिटवीन v एंड x, मतलब वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट। v एंड x का क्या मतलब है, वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट। देखो, ये आपका ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, और ये उसकी मीन पोजीशन है, ये उसकी एक्सट्रीम पोजीशन है। यहाँ पे वेलोसिटी 0 है, यहाँ पे वेलोसिटी v है, और ये कोई आर्बिट्रेरी पोजीशन है x। ठीक है, ये कोई आर्बिट्रेरी पोजीशन है x। ओके, तो अब आप एक बात बताओ कि a किसके बराबर था, a इक्वल्स टू -ω²x। a को मैं क्या लिख सकती हूँ, dv/dt, एंड दैट इज इक्वल्स टू -ω²x। अब dv/dt को अगर मुझे x के टर्म्स में लिखना हो, देन आई कैन राइट इट कैसे, v dv/dx, v dv/dx। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया है, बेसिकली यहाँ हमने किया है dx/dt dv/dx। ठीक है, इसको मैं ये लिख सकती हूँ, तो उससे मुझे ये मिल जाएगा। अब हमारे लिए आसान हो गया। अब देखो, आप क्या कह रहे हो, आप ये कह रहे हो कि भाई यहाँ से यहाँ जाने में इसकी वेलोसिटी क्या होगी, एक मिनट, सॉरी, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लो। यहाँ वेलोसिटी 0 होगी, ये उल्टा लिख दिया मैं, दिस इज v max और दिस इज v इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, ये आपकी कोई आर्बिट्रेरी पोजीशन है। अब यहाँ धीरे धीरे वेलोसिटी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। तो यहाँ इस आर्बिट्रेरी पॉइंट पे मान लो कुछ वेलोसिटी v है। अब आपको क्या करना है, इसका जस्ट इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन जब आप करोगे तो आप ये देखिए, यहाँ पे जब आप किसी आर्बिट्रेरी पोजीशन x पे हो तो उस केस में आपकी वेलोसिटी वहां पे कुछ v होगी।
और जब आप एक्सट्रीम पोजीशन पे जाते हो तो वहाँ पे आपकी वेलोसिटी 0 हो जाती है। तो यहाँ से ये वैल्यू आएगी v स्क्वायर बाई 2 एंड दैट इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 2। तो ये इससे कैंसिल, तो v इज इक्वल्स टू ओमेगा रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। This is the relation between velocity, amplitude and displacement. ठीक है, तो यहाँ से आपको एक और चीज क्लियर होनी चाहिए कि v मिनिमम कितना होगा और कहाँ पे होगा, ये तो हमें पता ही है, और v मैक्सिमम कितना होगा और कहाँ पे। तो v मिनिमम कब होगा, जब आपकी x की वैल्यू a के बराबर होगी। तो x की वैल्यू a कब होगी, एट x इक्वल्स टू a, मतलब एक्सट्रीम पोजीशन, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, जब x इक्वल्स टू 0 होगी। तो उस टाइम पे आपकी मैक्सिमम जो वैल्यू आ रही है दैट इज ओमेगा a। तो v मैक्स इज इक्वल्स टू a ओमेगा और v मिनिमम इज 0। कहाँ पे है, दिस इज एट एक्सट्रीम, दिस इज एट मीन पोजीशन। ठीक है, ओके। इसके अलावा यहाँ पे हमसे जो चीज पूछी जा सकती है कि जो v और x के बीच में रिलेशन है वो किस टाइप का है, किस टाइप की इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इज इट अ सर्कुलर इक्वेशन, एलिप्टिकल इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, किस टाइप की वो इक्वेशन बन रही है। तो अगर आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हो, तो v अपॉन ओमेगा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। तो यहाँ पे मैं अब अंडर रूट हटा लेती हूँ। अंडर रूट अगर मैं हटाती हूँ तो v स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से मुझे समझ आ रहा है एक्स स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर प्लस v स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल्स टू 1। तो ये किसकी इक्वेशन है, दिस इज इक्वेशन ऑफ इलिप्स। किसकी इक्वेशन है, इलिप्स की इक्वेशन है। तो बेसिकली v और x के बीच में कैसी ट्रेजेक्टरी बन रही है, इलिप्टिकल। ठीक है, या कैसी इक्वेशन बन रही है, इलिप्टिकल इक्वेशन बन रही है। तो ये कैसी है, दिस इज एन इलिप्टिकल इक्वेशन। ठीक है, कैसी इक्वेशन है, इलिप्टिकल इक्वेशन। चलिए भाई, ये भी चीज क्लियर हो गई। ओके, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं अबाउट द इक्वेशन ऑफ SHM। इक्वेशन ऑफ SHM जो टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन होती है उसके बारे में अब हम बात कर लेते हैं। देखिए, आप लोगों ने v और x के बीच में रिलेशन निकाला है ना, तो यहीं से हम टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन निकाल लेते हैं इसकी। तो देखिए v इक्वल्स टू क्या है, ओमेगा रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब v को मैं क्या लिख सकती हूँ, dx अपॉन dt एंड दिस इज इक्वल्स टू ओमेगा रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो dx अपॉन में अगेन हमारा टारगेट क्या होगा, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड दिस इज ओमेगा dt। अब आप फिर से क्या चाहोगे, इसका इंटीग्रेशन करना। तो इंटीग्रेशन आप टाइम के साथ करना चाह रहे हो, तो देखिए फिर से एक छोटा सा फिगर बनाते हैं हम और अच्छे से समझते हैं इसको कि ये ऑब्जेक्ट है t इक्वल्स टू 0 पे, ये ऑब्जेक्ट होगा कहीं t इक्वल्स टू t पे। ठीक है, तो जब ऑब्जेक्ट t इक्वल्स टू 0 पे है तो उस टाइम पे वो किसी x इक्वल्स टू x नॉट पे होगा। x नॉट मैंने इसलिए लिखा क्योंकि ये कोई ज़रूरी नहीं होता कि भाई इनिशियली पार्टिकल हमेशा मीन पोजीशन पे हो सकता है अपने आधे रास्ते में हो, ये मतलब कहने का मतलब एम्पलीट्यूड के हाफ रास्ते पे हो सकता है कि वो एक्सट्रीम पोजीशन पे हो, तो कहीं भी हो सकता है। और मान लो t इक्वल्स टू t पे वो पहुंच जाता है किसी अदर x पोजीशन पे। ठीक है, वो पहुंच जाता है किसी अदर x पोजीशन पे, और यू कैन राइट इट ऑल्सो एज अ एम्पलीट्यूड, कि वो अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंच जाता है। दोनों चीज यहाँ पे आप लिख सकते हो। ठीक है, क्योंकि वो भी एक आपके लिए अगेन स्पेशल केस होगा अगर आप x इक्वल्स टू a लिखते हो तो।
सो इसीलिए हमने दोनों पोजीशन क्या रखी है, आर्बिटरी रखी है। अब एक्स नॉट भी कुछ भी हो सकता है, एक्स नॉट कैन बी मीन, एक्स नॉट कैन बी एक्सट्रीम। सिमिलरली टी इक्वल्स टू टी पे भी एक्स कैन बी मीन, एक्स कैन बी एक्सट्रीम और इन बिटवीन एनीवेयर। ठीक है, सो टी इक्वल्स टू 0 पे कहीं एक्स नॉट पे है और टी इक्वल्स टू टी पे कहीं एक्स पे है। अब इसका अगर आप इंटीग्रेशन करते हो तो दिस रिप्रेजेंट योर साइन इनवर्स, साइन इनवर्स x अपॉन में a, तो दिस इज x नॉट एंड दिस इज a ओमेगा t। तो यहां से क्या आएगा, साइन इनवर्स x अपॉन में a माइनस साइन इनवर्स x नॉट अपॉन में a एंड दैट इज इक्वल्स टू ओमेगा t। तो साइन इनवर्स x अपॉन में a इज इक्वल्स टू ओमेगा t प्लस साइन इनवर्स x नॉट अपॉन में a। इसको थोड़ा सा अगर आप सिंप्लीफाई करते हो तो दिस बिकम a साइन ओमेगा t प्लस साइन इनवर्स x नॉट अपॉन में a। और अगर सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखूं तो दिस इज बेसिकली x इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाई। यहाँ पे फाई क्या है, फाई इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स नॉट अपॉन में ए और दिस रिप्रेजेंट योर इनिशियल फेज। और इनिशियल फेज क्या होता है, इनिशियल फेज होता है कि पार्टिकल की क्या पोजीशन है एट टी इक्वल्स टू 0। इनिशियल फेज क्या बताता है कि पार्टिकल इनिशियली कहाँ पे था। और ये कंप्लीट ये जो है ओमेगा टी प्लस फाइव दिस रिप्रेजेंट योर फेज और ये रिप्रेजेंट करता है कि टी इक्वल्स टू मतलब एट एनी टाइम पे पार्टिकल कहाँ है। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, एट एनी टाइम पार्टिकल कहाँ है और ये रिप्रेजेंट करता है इनिशियली पार्टिकल कहाँ था। तो दिस इज बेसिकली टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन ऑफ एसएचएम। दिस इज बेसिकली टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन ऑफ एसएचएम। तो यहाँ पे आपने तीन इक्वेशंस पढ़ ली हैं, एक f इक्वल्स टू माइनस के एक्स, दूसरी ये वाली इक्वेशन एंड द थर्ड इज वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट रिलेशन। ये तीनों रिलेशन आपको बहुत ज़्यादा काम आएंगे पूरे के पूरे एसएचएम में, पूरे के पूरे ऑसिलेशन में आपके तीनों रिलेशंस बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। ठीक है, चलिए अब इन्हीं के ऊपर बेस्ड हम एक एक दो क्वेश्चंस देख लेते हैं ताकि और अच्छे से हमें चीज़ें क्लियर हो जाए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग एसएचएम विद द टाइम पीरियड टी। ठीक है भाई, कोई एसएचएम हो रहा है जिसका टाइम पीरियड कितना दिया गया है, हमें टी टाइम पीरियड दिया गया है। व्हाट इज द टाइम टेकन इन गोइंग फ्रॉम मीन टू हाफ ऑफ एक्सट्रीम पोजीशन। अब आपको क्या निकालना है, टाइम निकालना है, टी की वैल्यू निकालनी है। आपके पास तीन इक्वेशन है, एफ इक्वल्स टू माइनस के एक्स, वी इक्वल्स टू ओमेगा रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड एक्स इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। टी आप कहाँ से निकाल सकते हैं, ओनली टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन से। अब यहाँ पे क्या बोला गया, कब टाइम बताना है, जब पार्टिकल मीन से हाफ ऑफ एक्सट्रीम पे जाता है। तो इनिशियली पार्टिकल कहाँ प्रेजेंट है, मीन पोजीशन पे, और मतलब किसी पर्टिकुलर टाइम में वो कहाँ पहुंचता है, हाफ ऑफ एक्सट्रीम पे पहुंचता है। ठीक है, तो देखिए एट टी इक्वल्स टू 0 पे पार्टिकल कहाँ है, टी इक्वल्स टू 0 पे पार्टिकल एक्स इक्वल्स टू 0 पे, और एट टी इक्वल्स टू टी पे जो आपको निकालना है वो पार्टिकल कहाँ बैठा है, वो पार्टिकल बैठा हुआ है एक्स इक्वल्स टू ए बाई 2 पे। और मीन पोजीशन तक जाने में उसको, सॉरी एक्सट्रीम तक जाने में उसको कितना टाइम लग रहा है, टी टाइम लग रहा है। ठीक है, सॉरी टी नहीं लगेगा, टी बाई 4 लगेगा क्योंकि टोटल टाइम पीरियड है ना उसका टी, तो टाइम। ओके चलिए, अब हम इसी को इन दो इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए अपनी टी की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। सो देखिए x इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, अब x इक्वल्स टू जब 0 है, a साइन t इक्वल्स टू 0 फाइव, तो साइन फाई की वैल्यू क्या आ गई, 0। अब यहाँ पे आप फाई की दो वैल्यू ले सकते हो, या तो आप फाई को 0 ले लो या फिर आप फाई को पाई ले लो।
या तो आप फाई को 0 लोगे या फिर फाई को आप पाई लोगे। अब कैसे डिसाइड होगा कि कौन सी हम वैल्यू लेंगे? तो आप ये देखिए कि t इक्वल्स टू 0 पे पार्टिकल कहाँ है? x इक्वल टू 0 पे, ठीक है। और पार्टिकल जो है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है? पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है। जब पार्टिकल बेसिकली डिस्प्लेसमेंट भी उसका पॉजिटिव है और वेलोसिटी भी उसकी पॉजिटिव है, क्योंकि आप देख पा रहे हो पार्टिकल किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है? इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो अब उसके अकॉर्डिंग आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि किसमें आपको डिस्प्लेसमेंट एज वेल एज वेलोसिटी पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, क्योंकि आप जहां कहां से रहे हो? x इक्वल्स टू 0 से x इक्वल्स टू a/2 पे। इसका मतलब आपकी वेलोसिटी क्या है? पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये आपका x है। अगर मैं यहां से v निकालूं तो v की वैल्यू में होगा a ओमेगा कॉस ओमेगा t प्लस फाई। अब cos की वैल्यू पॉजिटिव कब हो सकती है? 0 पे होगी कि पाई पे होगी? ऑफ कोर्स cos की वैल्यू 0 पे पॉजिटिव होगी। तो यहां से आपको क्लियर हो गया कि आप क्या लेने वाले हो, ठीक है। आप क्या लेने वाले हो? बेसिकली फाई इक्वल्स टू 0। तो इन दो वैल्यू में से एक वैल्यू को सेलेक्ट करने का यही तरीका है। आप ये देखिए डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी की क्या डायरेक्शन है, ठीक है। उसी के बिहाफ पे आप डिसाइड कर पाओगे कि फाई की आपको कौन सी वैल्यू लेनी है। तो वी विल चूज फाई इक्वल्स टू 0। क्यों चूज किया? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एज वेल एज वेलोसिटी दोनों ही पॉजिटिव है। वेलोसिटी जब मैं निकालती हूं तो कॉस थीटा आता है और कॉस थीटा पाई पे नेगेटिव होता है और 0 पे पॉजिटिव होता है। तो फाई की वैल्यू मिल गई मुझे, ठीक है भाई। तो x इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी। अब कहाँ जा रहे हो आप? a/2 पे जा रहे हो, साइन ओमेगा टी। इसे ये कैंसिल, साइन ओमेगा टी इक्वल्स टू 1/2, ठीक है। तो अब आपका साइन भी पॉजिटिव है, कॉस भी पॉजिटिव है ना। तो इसका मतलब यू आर, मतलब हम किस क्वाड्रेंट में? बेसिकली फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो ये वैल्यू भी आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही चूज करोगे। साइन पाई बाय 6 ओमेगा टी इक्वल्स टू पाई बाय 6। तो ओमेगा की क्या वैल्यू आ रही है हमारे पास? ओमेगा इज बेसिकली योर 2 पाई बाय टी, टी पाई बाय 6। सॉरी, पाई से पाई कैंसिल एंड टी इक्वल्स टू टी बाय 12। तो आपका जो टाइम आ रहा है दैट इज टी बाय 12। जो आपका टाइम आ रहा है दैट इज टी बाय 12, ठीक है। हमारी टाइम की जो वैल्यू आई वो क्या आ रही है? टी बाय 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन इसी टाइप का हम देखते हैं पहले, ठीक है। एक और क्वेश्चन इसी टाइप का पहले हम देखते हैं। देखो, ये आपकी एक्सट्रीम पोजीशंस है, ये आपकी मीन पोजीशन है, और t इक्वल्स टू 0 पे पार्टिकल जो है वो बेसिकली x इक्वल्स टू -a/√2 पे है। आपको क्या बताना है? कैलकुलेट द टाइम फॉर विच फर्स्ट टाइम acceleration will be max। अब आप देखिए यहाँ पे आप क्या निकालने जा रहे हो? वो टाइम निकालने जा रहे हो जिसमें पहली बार उसका एक्सेलरेशन मैक्सिमम। अब t इक्वल्स टू 0 पे पार्टिकल यहाँ है और उसका मोशन इस डायरेक्शन, तो वो ऐसे घूम के वापस इस मीन पोजीशन पे आएगा, क्योंकि यहाँ पे तो उसका फर्स्ट टाइम एक्सेलरेशन मैक्सिमम पूछा है, तो फर्स्ट टाइम एक्सेलरेशन मैक्सिमम तो उसका यहीं पे हो जाएगा, है ना। फर्स्ट टाइम एक्सेलरेशन मैक्सिमम पूछा है, अगर मिनिमम पूछा होता तो हमें
वापस मीन पोजीशन पे आना होता है। मैक्सिमम पूछा है तो आप यहाँ से यहाँ जा रहे हो, यहाँ पे आओगे तो उसका एक्सेलरेशन मैक्सिमम हो जाएगा। सो सीधी सी बात ये है कि वो x इक्वल्स टू -a/√2 से कहाँ पे जा रहा है, एक्सट्रीम पोजीशन पे जा रहा है। बस पूछने का तरीका अलग है बट पूछा बहुत ही बेसिक क्वेश्चन गया है। तो t इक्वल्स टू 0 पे पार्टिकल कहाँ पे प्रेजेंट है, x इक्वल्स टू -a/√2 पे, और t इक्वल्स टू t में कहाँ पे होगा, x इक्वल्स टू -a पे। तो इसका मतलब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट भी नेगेटिव है और पार्टिकल की वेलोसिटी भी नेगेटिव। क्यों है नेगेटिव, क्योंकि वो डिस्प्लेस उसी डायरेक्शन में कर रहा है। तो ये डायरेक्शन कैसी है, नेगेटिव डायरेक्शन। जब डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होता है तो वेलोसिटी पॉजिटिव होती है, जब डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होता है तो वेलोसिटी भी नेगेटिव होती है। ठीक है, चलिए अब हम इन दो इन्फॉर्मेशन की हेल्प से अपना टाइम कैलकुलेट कर लेते हैं। अब अगर हम देखें t इक्वल्स टू 0 पे पार्टिकल कहाँ प्रेजेंट है भाई, a/√2 पे, तो x इक्वल्स टू a साइन फाई। ठीक है, a की वैल्यू कितनी है, -a/√2 a साइन फाई। तो साइन फाई इज इक्वल्स टू -1/√2। अब आपको फाई की यहाँ पे फिर से दो वैल्यू मिलेगी, एक थर्ड क्वाड्रेंट में और एक फोर्थ क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगी, पाई प्लस पाई बाय 4। पाई प्लस पाई बाय 4 मीन्स 5 पाई बाय 4, और एक हो जाएगी 2 पाई माइनस पाई बाय 4, है ना। एक थर्ड क्वाड्रेंट में और एक फोर्थ क्वाड्रेंट में, क्योंकि साइन वहीं पे नेगेटिव होता है। 2 पाई माइनस पाई बाय 4 मीन्स 7 पाई बाय 4। पर आप कौन सी वैल्यू लोगे, जिसमें आपका डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी दोनों नेगेटिव हो। वेलोसिटी का मतलब cos थीटा, तो cos थीटा नेगेटिव होगा थर्ड क्वाड्रेंट में, तो आप ये वाली वैल्यू चूज करोगे। इन सभी क्वेश्चंस को करने का एक और मेथड भी होता है, दैट इज योर फेजर डायग्राम, वो भी हम फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं फाई इक्वल्स टू 5 पाई बाय 4। आपके पास अब इक्वेशन क्या बन जाएगी, x इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t प्लस 5 पाई बाय 4। अब x की वैल्यू क्या है, -a है, तो प्लस 5 पाई बाय 4, यहां से ये a से a कैंसिल, साइन ओमेगा t प्लस 5 पाई बाय 4 इक्वल्स टू -1। अब -1 आपको सोचना है कहाँ पे होगा। देखिए, साइन पाई बाय 2 इज 1, साइन 3 पाई बाय 2 इज -1। ठीक है, साइन पाई बाय 2 इज 1, साइन 3 पाई बाय 2 इज -1। तो ओमेगा t प्लस 5 पाई बाय 4 इज इक्वल्स टू 3 पाई बाय 2। तो ओमेगा t इक्वल्स टू 3 पाई बाय 2 माइनस 5 पाई बाय 4, 6 पाई माइनस 5 पाई, इट्स बिकम पाई बाय 4। तो t इक्वल्स टू आ जाएगा t बाय 8। तो इतने टाइम में बेसिकली वो फर्स्ट टाइम उसका एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा। ओके, तो यहाँ से आपको इनिशियल फेज निकालना भी आ गया, यहाँ से आपको टाइम निकालना भी आ गया, और मैंने यहाँ पे आपको वेलोसिटी कैलकुलेट करना भी सिखा दिया। वेलोसिटी के लिए जस्ट आपको x की वैल्यू को डिफरेंशिएट करना है। वन मोर क्वेश्चन, उसके बाद हम एंड करेंगे अपने सेशन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एन ऑब्जेक्ट एग्जीक्यूट SHM अलोंग x डायरेक्शन विथ एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा एंड एम्पलीट्यूड इज a। ठीक है, एक SHM हो रहा है जिसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा है और जिसका एम्पलीट्यूड a है। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है कि द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड एंड 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड व्हेन इट इज एट डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। जब उसका डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर होता है तो उसकी वेलोसिटी कुछ गिवन है, जब वो 6 सेंटीमीटर पे जाता है तो उसकी वेलोसिटी कुछ आपको गिवन है। जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है आपकी वेलोसिटी कम होती जा रही है, सही भी है। फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन, बहुत सही।
विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। अल्टीमेटली आपको क्या निकालना है, ओमेगा और ए की वैल्यू आपको निकालनी है। वी और एक्स की वैल्यू गिवन है, ओमेगा और ए आपको निकालना है। सीधा सीधा वी और एक्स वाली इक्वेशन को यूज करके आप इसको सॉल्व कर सकते हो। चलिए एक बार खुद से ट्राई करिए, उसके बाद हम देखते हैं कि कैसे आप इसको सॉल्व कर सकते हो। जब भी आप रिकॉर्डिंग देखें, लेक्चर को देखें, जब तब हमेशा हर क्वेश्चन पे पहले खुद से ट्राई करिए पॉज करके वीडियो को, और उसके बाद सोल्यूशन देखिए। अगर आपको नहीं समझ आता है तो आपको पता है हमारे पास एक इक्वेशन है v इक्वल्स टू ओमेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एंड दिस इज आस्क्ड इन जैम एग्जाम, और ये एमएसक्यू टाइप क्वेश्चन है। एमएसक्यू का सीधा सीधा मतलब होता है +2 मार्क्स। अब आप देखिए फर्स्ट लेक्चर में ही आपके 2 मार्क्स एड ऑन हो जा रहे हैं। ठीक है, तो कभी कभी क्वेश्चन बहुत बेसिक जगह से भी आ जाता है और हम थोड़ी बहुत फॉर्मूले में गलती कर दे तो हमारा पूरा आंसर गलत हो जाता है। क्योंकि एमएसक्यू में एक चीज फिक्स होती है, अगर 2 ऑप्शन सही है तो आपको दोनों को टिक करना होगा, और अगर एक ऑप्शन सही है तो आपको एक को टिक करना होगा। अगर आपने कम किए तो भी गलत, ज्यादा किए तो भी गलत। ठीक है, सो अब आपको क्या दिया गया है भाई, V1 की वैल्यू दी गई है 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यूनिट भी नहीं कन्वर्ट करनी हमें, क्योंकि फाइनल आंसर भी सेंटीमीटर में दिया है। डिस्टेंस कितना है, x इक्वल्स टू 2 पे। V2 की वैल्यू कितनी है, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, जहां पे x2 की वैल्यू है 4। चलिए, सो लेट्स सी, 4 इक्वल्स टू ओमेगा ए स्क्वायर माइनस 4। एक काम करते हैं, हम डिवाइड कर लेते हैं, ओमेगा से ओमेगा हट जाएगा। 2 ओमेगा ए स्क्वायर माइनस 16। ठीक है, इक्वेशन 1 बन गई, इक्वेशन 2 बन गई। आप एक काम करिए, दोनों को डिवाइड कर लीजिए। डिवाइड करोगे तो ये इस पे 2 से कैंसिल। 2 इक्वल्स टू रूट ए स्क्वायर माइनस 4 अपॉन में ए स्क्वायर माइनस 16। अब स्क्वायरिंग कर लेते हैं बोथ साइड। बोथ साइड अगर आप स्क्वायरिंग करोगे तो ए स्क्वायर माइनस 4 इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस 16 इंटू में 4। तो यहां से आपके पास क्या आ रहा है, ए स्क्वायर माइनस 4 दैट इज इक्वल्स टू 4 ए स्क्वायर माइनस 4 एंड एक मिनट, 4 6, ठीक है। तो यहां से अगर आप देखोगे तो दिस इज 3a square and that will be equals to 20, sorry it's 60, a square minus 4 a square minus 60। ठीक है, a square minus 4, 4a square इधर आएगा, 3a square बन गया, और इधर आके प्लस 60 बन जाएगा। तो a square की जो वैल्यू आ रही है, एक मिनट, मुझे ऐसा लग रहा है हल्का सा कुछ कैलकुलेशन एरर हुआ है। x इक्वल्स टू 6 है, मैंने 4 ले लिया। दिस इज 6, so this should be 36, this should be 36 and this should be 36। अब ठीक है, ठीक है, 4 6 24, 2 4 3 12 और 10 5। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास आ रहा है 3a स्क्वायर इक्वल्स टू 140। तो a की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी 140 बाई 3 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर होगा, दैट इज फॉर ए। मतलब एम्पलीट्यूड आ रहा है आपका 140 बाई 3। 140 बाई 3 मीन्स ऑप्शन सी तो हमारा सही है। अब बात कर लेते हैं ओमेगा के बारे में। किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, ए की वैल्यू को या तो इक्वेशन 1 में कर दीजिए या इक्वेशन 2 में कर दीजिए। हम करते हैं इक्वेशन 1 में, 4 इक्वल्स टू ओमेगा हमें निकालना है 140 अपॉन में 3 माइनस 4।
16 इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर 140 अपॉन में 3 माइनस 4। ठीक है, अब हमें इसको सॉल्व करना होगा। वन 40 माइनस 12 अपॉन में 3। ठीक है, ओमेगा स्क्वायर 16 मल्टीप्लाई में 3 अपॉन में 8 3 1 1 2 8। यस, नाउ इट्स फाइन। ठीक है, वन टू ज़ 1 2 8 या 30 40। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको देखो, 4 4 ज़ा 16, 4 3 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8, ओमेगा इज इक्वल्स टू रूट 3 बाई 8। ठीक है, ओमेगा इज इक्वल्स टू रूट 3 बाई 8। क्या है, क्या भाई? बिल्कुल है। सो द ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी, ये दोनों इसमें करेक्ट होंगे। ठीक है, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी ये दोनों इसमें करेक्ट होंगे। तो आज वाली क्लास में हम लोगों ने क्या क्या सीखा? आज वाली क्लास में हम लोगों ने सीखा इक्वेशन ऑफ एसएचएम। एक तो ये होती है एफ इक्वल्स टू माइनस के एक्स, एक इसकी आपने टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन सीखी एक्स इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, और एक हमने इसका बहुत ही प्यारा सा रिलेशन वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट में सीखा है, एंड दैट इज v इज इक्वल्स टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, सो इसी के साथ एंड करते हैं इस लेक्चर को। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और उसमें आगे हम बात करेंगे जो आपको अगर कोई गिवन पोटेंशियल दिया गया है उसके लिए अगर आपको टाइम पीरियड निकालना है तो कैसे निकालोगे, या फिर अगर हम बात करें एसएचएम की एनर्जी के बारे में, या जो एसएचएम में डिफरेंट डिफरेंट ग्राफ होते हैं फॉर डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एनर्जी, इन सब चीज़ों के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। सो इस लेक्चर को ध्यान से देखिए, आपका बेसिक पार्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। हर तरीके से पॉजिटिव नेगेटिव हर वैल्यूज को यहाँ पे क्लियरेंस मिलेगा। ठीक है, सो इसी के साथ एंड करते हैं। थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपनी अच्छे से पढ़ाई करते रहिएगा और चैनल से जुड़े रहिएगा। थैंक यू सो मच।